नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस चैनल पर 2011 से लेके आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जब से सीटेट की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सभी को सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम की अगर हम सब बात करें तो दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे होते हैं, तर्क आधारित होते हैं। जो बच्चा इसमें थोड़ा लॉजिकल सोचता है तो वह बच्चा इसमें अच्छा स्कोर लाता है। इसलिए दोस्तों आप सिर्फ क्वेश्चन को रटने का ना प्रयास करिए, क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझने का प्रयास करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे आप सबको उपलब्ध कराया जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वो पेपर आपका जो भी 20 अगस्त को सीटेट का आपका एग्जाम हुआ था, 20 अगस्त 2023 में सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 1 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 1 में हम सब आज जो सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे हिंदी को करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेते, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, उनका मानना होता है हिंदी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसे हम लास्ट में करेंगे। लेकिन आप खुद से सोच के देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं? आप कहेंगे ऐसा एक ही सब्जेक्ट है जो हिंदी है, हिंदी में आप 30 में 30 ला सकते हैं। क्या आप मैथ में 30 में 30 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसलिए हिंदी को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो जाता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का सिलेबस सेम है, बस हिंदी को हिंदी में पढ़ना होता है, संस्कृत को संस्कृत में, बाकी कोई टॉपिक चेंज नहीं है। इसलिए हिंदी को आप हल्के में ना लीजिए, हिंदी के भी क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए। इसमें जो पैसेज होते हैं उसको पढ़ के उसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। जो इसमें पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में क्वेश्चन की अगर हम सब बात करें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से। सबसे पहले हम सब जो आपके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है उसी को हम सब कवर करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उस युक्त का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाते हैं। युक्त क्या है? मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ऑप्शन है पहला परिभाषा व्यवहार, सेकंड ऑप्शन है याद करना, थर्ड ऑप्शन है पुनरावृत्ति करना, लास्ट ऑप्शन है स्वनिरीक्षण। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, इसमें स्वनिरीक्षण। क्या कह रहे हैं? मैं भाषा पर ध्यान रखती हूँ, ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ। यह क्या हो? मतलब स्वनिरीक्षण। मैं अपने आप से अपने आप पे निरीक्षण करती हूँ कि मैं कोई भी भाषा बोलूं वह सही बोलूं और शुद्ध बोलूं। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? ऑप्शन है जैसे इसमें जो कविता गा रहे हैं बच्चे, कविता के साथ साथ जो अंग है उस कविता में आ रहा है उस अंग को टच भी कर रहे हैं। ऑप्शन है पहला विभिन्न दर्शन ग्राही, सेकंड है श्रव्य भाषिक, थर्ड है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, लास्ट है समग्र भौतिक प्रक्रिया। आप कहेंगे इसमें तो दोस्तों भौतिक प्रक्रिया होगा ना, क्योंकि गाना जो गा रहा है बच्चा उससे वह उस अंग को भी टच कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, समग्र भौतिक प्रक्रिया, वो भौतिक प्रक्रिया के साथ गाना को गा रहा है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्न के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सहपाठी आकलन। देखिए वो क्या कह रहे हैं, पिछली कक्षा से, वह पिछली कक्षा से कुछ शब्द को याद करके कुछ शब्द लेकर नई कक्षा में उसका जवाब देने का प्रयास करें। इसे आप क्या कहेंगे? पहला है सहपाठी पाठन,
सहपाठी पाठन, सहपाठी आकलन जो होता है, जो अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो आकलन किया जाता है, वह आपका सहपाठी आकलन होता है। इसके बाद स्वय आकलन। स्वय आकलन होता है जो खुद से आकलन करें। थर्ड है पृष्ठपोषक फीडबैक। अब देखिए आपका ये फीडबैक तो होगा नहीं, पठन आकलन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सहपाठी आकलन। जैसे इसमें क्या कह रहे थे, 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम करें, वे अपने सवालों को दूसरों को समूह के साथ अदला बदली करते हैं। किससे कर रहे हैं? क्लास दूसरे के समूहों से अदला बदली कर रहे हैं। तो जब समूह की बात आ गई तो समूह में जाहिर सी बात है ना, उसके दोस्त मित्र होंगे तभी तो समूह से अदला बदली क्वेश्चन को करेगा। यही आपका सहपाठी आकलन कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे मुझे यह काम बहुत ही पसंद है कि जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। मैं समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ऐसा कहने से आपको उसकी टिप्पणी की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सेकंड है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। थर्ड है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। फोर्थ है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ। जब मैं किसी चीज में पूर्णतः संलग्न रहूंगी तभी तो हम कोई चीज अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। यही इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यह है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो यह ऑप्शन दोस्तों एकदम सही है। जितने भी बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं अपने योग्यता अपने आयु के अनुसार सक्षम होते हैं हर चीज सीखने के लिए। अब इसमें कारण जो आर दिया गया है, करें भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यह गलत है। वह भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपने योग्यताओं का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, बच्चा जिस संस्कृति से आएगा, जिस भाषा से आएगा, उस भाषा में बच्चा माहिर होगा, उस भाषा में बोलने के लिए बहुत तत्पर रहेगा। ये सही है आपका तर्क, जो कि यार गलत है। किसमें ऑप्शन दिया है? ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन ये सही है, लेकिन परंतु आर इसमें गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, एक मंजीत है जो कक्षा 5 में पढ़ता है, अपने टीचर से अलग तरीके से बात करता है, अपने सहपाठियों से अलग तरीके से, अपने छोटों से अलग तरीके से। इस गुण को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन जो इसमें सही है वाकगत होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रकृतिवाद होगा। थर्ड है अर्थगत होगा। लास्ट है उपयोगितावादी होगा। तो वह उपयोगितावादी होगा दोस्तों, वह जहां पे जिस शब्द का उपयोग सही लग रहा है उस शब्द का प्रयोग कर रहा है। वाकगत होता है जहां बच्चा सिर्फ बोलने का कौशल हो, ऐसा तो है नहीं। वह किससे कौन सा शब्द कब बोलना है, कैसे बात करना है, इसका ज्ञान होता है, इसका ज्ञान है। इसका ज्ञान मतलब वह उपयोग करना जान रहा है, किस शब्द का उपयोग हम कहां पे करेंगे। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिनिधित्व मेल खाना होता है? तो अगर इसकी हम सब बात करें, अब देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि छोटा बच्चा है जो कभी कभी ऐसा शब्द का यूज कर रहा है, उसकी माँ भी कंफ्यूज हो जा रही है कि हमने तो ऐसा शब्द कभी बोला नहीं है, तो हमारा बच्चा ऐसा शब्द बोल कहाँ से रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या बहुभाषावाद कहेंगे? एक मिनट, हाँ, क्या इसे आप बहुभाषावाद कहेंगे, सहजवाद कहेंगे, व्यवहारवाद कहेंगे, रचनावाद कहेंगे? ऐसी भाषा को क्या कहा जाए दोस्तों? व्यवहारवाद कहा जाएगा। वो व्यवहार से सीखा है, अपने
आस पड़ोस दोस्तों से, अपने मित्रों से या फिर अपने पड़ोसियों के साथ ऐसी भाषा को उसने सीखा है, जिसे हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट है उद्गामी साक्षरता है, सेकंड है उद्गामी समाधान है, थर्ड है उद्गामी पाठचर्या है, लास्ट है उद्गामी गुणधर्म है। इसे जो कहा जाएगा, इसे उद्गामी साक्षरता कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए, यहाँ पे किसके जरिए सिखाया जा रहा है? कहानी के जरिए सिखाया जा रहा है, किस्से के जरिए सिखाया जा रहा है। और जब छोटे बच्चों को आप कहानी किस्सा सुनाएंगे तो बहुत इंगेज होते हैं, बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। इसे आप सस्वर पठन कहेंगे, मॉडल पठन कहेंगे, साझा पठन कहेंगे या फिर संभाषिक पठन कहेंगे। इसे जो कहा जाएगा, इसे संभाषिक पठन कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? देखिए, स्वनिम जो बार बार आ रहा है, स्वनिम का मतलब होता है जो वर्ड होता है, वर्ड की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम, थर्ड है अधोमुखी उपागम, लास्ट है समग्र भाषा उपागम। इसे जो कहा जाएगा ऑप्शन थर्ड सही होगा, इसे अधोमुखी उपागम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब अभिकथन ए को समझते हैं। द्रव्यनात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क इसमें जो आड़ दिया गया है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। अब इसका ऑप्शन जो हम देखते हैं, इसमें जो कहा जा रहा था पहला ऑप्शन मंद की हो जाते तो नहीं हुए, सेकंड ऑप्शन सही है, जो कि अपने उनकी जो खुद वो वर्तनी है उसका प्रयोग करेंगे तो वह मंद नहीं होगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही होगा, ये सही है, परंतु इसमें आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। सेकंड है बच्चे कक्षा में सशर्त वाचन करें। थर्ड है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक क्रियाएं अधिक हों। थर्ड है फोर्थ है काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? इसमें कौन सी बात करें? नई शब्दावली की बात करें तो ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, आप किस जरिए नई बच्चों को नई शब्दावली सिखा पाएंगे? तो ऑप्शन इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापिका सैंपलेट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसको याद करने के लिए किए। आपके सीटेट एग्जाम में जहां भी रटने की बात किया जाए, याद करने की बात किया जाए, वह ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। अध्यापिका शब्दों को विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। यह भी नहीं दोस्तों आप विलोम शब्द बता के सिखा देंगे, नहीं। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, ऐसा नहीं कोई ठोस परिभाषा बच्चों को बता दे वो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं।
फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। वही करें कि जहां जिस शब्द की जरूरत हो उस वैसा शब्द वहां पे प्रयोग करे तो बच्चा अच्छे से सीखता है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखना किसी से संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से। आप जानते हैं नाम चॉम्स्की महोदय ने इसका सिद्धांत दिया था कि जो भाषा सीखना हमारा सबका कैसे होता है, यह भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा सीखने की बात करें, यह कौशल है दोस्तों। जो भाषा सीखना क्या होता है, यह कौशल होता है। एक होता अर्जन, अधिगम की अगर बात किया जाए तो जो अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और जो अधिगम होता है वह परिवेश, समाज, विद्यालय के जरिए सीखते हैं। इसमें भाषा सीखने की संबंधित बात करें तो भाषा सीखना कैसे होता है, यह एक कौशल की प्रक्रिया है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां से दोस्तों गद्यांश के क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमको गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम सब सॉल्व करेंगे। पहला जो गद्यांश से करें, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए, जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, आगे कह रहे हैं, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते हैं उसका समर्थ खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें। मन की कटोरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है, आगे कह रहे हैं, एक मिनट, अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब देखिए जो क्वेश्चन बने इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपको। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का क्या कारण नहीं है दोस्तों? दया है, स्वार्थ है, संस्कृति है, स्वभाव है। आप जो गद्यांश में कहा जा रहा है कि आपको सबको धन्यवाद कहना चाहिए, माता पिता को कहना चाहिए, सहपाठियों को कहना चाहिए, हमें ईश्वर को कहना चाहिए, जब भोजन को कहना चाहिए जिससे हमको भोजन मिल रहा है, तो वह क्या है, नहीं है, कारण क्या नहीं, दया नहीं है दोस्तों। धन्यवाद कहने का कारण दया नहीं है कि आप दया दिखाइए उसके ऊपर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है, गलत यही आपका है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है। सेकंड ऑप्शन है अंधेरा होते ही बुराई फैल जाती है। थर्ड ऑप्शन है अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। लास्ट है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। आप कहेंगे दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हम अज्ञानी रहेंगे इसी के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगर हम जानकार हो जाएं, समझदार हो जाएं, हर चीज समझने लगेंगे, फिर सही और गलत में हम अंतर कर पाएंगे। जब हम अज्ञान रहेंगे तभी वह बुराई फैलती है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुख दुख का कारण है, क्या है दोस्तों? प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य, कर्म। आपको गद्यांश के अनुसार गद्यांश में कर्म को बताया गया है, सुख दुख का कारण क्या है? यह कर्म है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना चाहिए, सफाई करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, या फिर दुख भोगना चाहिए? गद्यांश में जो प्रायश्चित के साथ मानव को क्या और करना चाहिए? इसमें दोस्तों पुरुषार्थ करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मन की कटोरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है? एक लाइन था ना कि मन को कटोरी को स्वच्छ रखें। ऑप्शन फर्स्ट है मन सब विकारों का कारण है। थर्ड है मन को नियंत्रित में रखना। थर्ड है वो सेकंड था मन में। थर्ड है मन से बुरे भावों का निष्कासन। फोर्थ है मन के अनुसार कार्य करना। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा कि मन से बुरे भावों का निष्कासन। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्त
सेकंड है ईश्वर के प्रति ईश्वर की भक्ति करना, थर्ड है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, लास्ट है ईश्वर से ऊपर उठना। जीवन का जो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना दोस्तों, जो हमको जीवन दान दिया गया, जीवन दिया गया है, जिससे हमको भोजन मिल रहा है, जिससे हम जीवित हैं, ईश्वर के प्रति हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्वार्थी का विलोम शब्द। स्वार्थी निस्वार्थ होगा, प्रयोजन होगा, या फिर स्वार्थी प्रायणता होगा, परोपकार होगा। आप जानते होंगे स्वार्थी का दोस्तों विलोम क्या होगा, निस्वार्थ है, जो बिना स्वार्थ करे। इसके बाद है मानवीय शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है, आप कहेंगे या प्रत्यय है, वी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, या फिर ई प्रत्यय है। मानवीय शब्द में अगर हम सब प्रत्यय की बात करें इसमें ई प्रत्यय है, मानवीय ई प्रत्यय लगा है, इसमें थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार अंधेरा। देखिए आप सीधा कहेंगे तो यही दोस्तों भिन्न है, इसमें विलोम बताया रहा, शुद्ध के अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान के अज्ञान, अंधकार के अंधेरा, यह इसमें भिन्न है, तो यही आपका ऑप्शन भिन्न है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कविता दिया गया है इसको पढ़ना है, फिर इससे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि कविता का मुख्य स्वर क्या है, गौरव गाथा है, युग निर्माण है, स्त्री शक्ति है, स्वतंत्रता है। तो इसमें दोस्तों स्त्री शक्ति की बात करें, कविता का मुख्य स्वर क्या है, स्त्री शक्ति की बात किया गया है। एक मिनट, हाँ अगले क्वेश्चन चलते हैं। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका खाली जगह है, क्या है दोस्तों, औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, अप्रासंगिक है। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता में नारी की भूमिका क्या है, संज्ञान योग्य है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें नहीं जो है सबला का, नेव का, अबला का, गौरव का। आप कहेंगे क्या कहीं पे अबला का बात किया गया, जो स्त्री है अबला है, कविता में कहीं भी अबला के बात नहीं किया गया था, ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। किसकी बात करें, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव। ऑप्शन है पहला, युग निर्माण तुम्हें कहना है, आजादी की खुदी नींव में, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो। आप कहेंगे इसमें जो करेक्ट है, युग निर्माण तुम्हें कहना है, इसी पंक्ति में निहित है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कविता के अनुसार स्त्री को, ऑप्शन है पहला गौरव गान करते रहना होगा, सेकंड है पत्थर भरने का कार्य करना होगा, थर्ड है स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, लास्ट है जननी के रूप में ही रहना होगा। तो ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना पड़ेगा, उसकी अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आज के हम सब लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ग्रामर का आज आपका तीसरा क्वेश्चन है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, यमक है। आप कहेंगे इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, जननी हो संपूर्ण जगत की। आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके सीटेट के 20/2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन था। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सपोर्ट जरूर करिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये क्लास ये समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।